आपको रिलीजियस क्वेश्चन भी आपको देख रहे हैं। आदित्य वर्णवाल नहीं कहाँ चले गए? चलो तरफ करो। और कौन है? सजदा। कौन है? सजदा सजदा नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये काम दिया करिए तो स्टेपलर कर दिया करिए, पता ही नहीं चलता किसका पन्ना है किसका कौन सा किसका है। नाम भी नहीं लिखा रहा कहीं, नाम नहीं लिखा किसकी कापी नहीं आपको। चलिए सर्वेश चौधरी, ये आपका सबसे बेहतर कापी है। आपका इसको 4 नंबर से ऊपर मिल जाए, इसका 4 नंबर है तो मुझे संतोषजनक है। अमित ये बंद हो गया, चार्ज नहीं क्या? चलो इसे बता दें, ठीक है। तो कापी जिसकी 4 नंबर से ज़्यादा रहे, 4 नंबर है उस वजह संतोषजनक कापी है। अच्छी तो नहीं कहेंगे, 10 नंबर में 4 नंबर अच्छा नहीं, ठीक है। जिनका 4 से नीचे तो समझ जाएगी बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ, उनको 1.5 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर मिले तो उसमें मैं लिख भी देता हूँ कि हाँ ये चीज़ कमी है, तो उसी के कारण ये कम हुआ है। ये किसका है भैया? हरिओम सिंह। ये किसका है? दिव्यांश। दिव्यांश कौन है? चलिए ममता, ये लड़की अच्छा लगती है, इसकी तकनीकी भी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर प्रयास अच्छा है। और ये कौन है भाई? अंग्रेजी में लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है, 4.5 नंबर दिए हैं, लेकिन इतना पूछ के नहीं लिखना। किसका नाम लिखा ही नहीं, कितना लिखा है? अच्छा कुमार पाल। कुमार पाल कौन है? सॉरी सतरी निगाह से पढ़ ली। और ये है सुमन मौर्य, आपका भी ठीक है, ये थोड़ा बिंदुवार लिखने प्रयास आप कीजिए, है ना, पूछने प्रयास में कीजिए। अलका गौतम, अलका गौतम है, हाँ अलका गौतम। आराध्या श्रीवास्तव और सोनल सैनी, सोनल सैनी आराध्या, स्टेपलर कर लिया। अलका गौतम नहीं है? अलका गौतम, चलो सोनल सैनी नहीं है। अविनाश कुमार, अविनाश कुमार ये भी नहीं है। चलिए किसका? नहीं होगा, दिए थे नहीं दिए, तो उसको आ रहा है जो नहीं दिए। चलिए आप लोग लिखते रहा करिए, जो भी प्रश्न दिया जाए उसको गंभीरतापूर्वक लिखते रहा करिए। ये बिल्कुल न सोचिए कि गलत है या सही, ठीक है। सबसे पहला चरण ये है कि आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। पहले चरण में आप लोग अगर हार मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल आप घर में बहुत है और बहुत सॉफ्ट तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को, डांटे वाटे के नहीं, नंबर हम पूछेंगे, ठीक है। पहले में वो बताया जा रहा आज जो सिद्धांत हैं उसी सिद्धांतों में से चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, तो उसी सिद्धांतों में 2 सिद्धांत बचे हुए हैं, उन्हीं को केवल देख के उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अफवाह प्रणाली, यानी नदियाँ वगैरह थोड़ा देख लेंगे। भारत में कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ पे प्रवाहित होती हैं, कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, उनका प्रभाव क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बाद हम लोग देखना शुरू करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, मानसून बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत भी सम्मिलित होते हैं। चलिए अगला जो सिद्धांत आपका है स्टार्ट हो जाए। कितने लोगों ने कल जो मैंने बताया था कि जो पेपर हो रहा है यूपीएससी का, वो आप लोग एक बार जरूर देखें। कितने लोग ऐसे हैं जो देखे जाते करते, अमित जी थोड़ा इसको कम कर दीजिएगा, 1 लोग 2 लोग 3 लोग, बाकी अरे नहीं देखे भैया, किस खुशी में नहीं देखे हैं, बाकी लोग भी देखने का प्रयास करेंगे, चीज़ें समझेंगे। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, ये भी समझ पाएंगे कि प्रश्न जो है कहाँ से बन रहे हैं। सर आप जो क्वेश्चन दिए थे वो आया हुआ है, आप जो कल से क्वेश्चन दिए हुए वो आया हुआ है। लगभग जो प्रश्न बनते हैं यूपीएससी में वो
आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, ये समझिए कि उन्हीं घटनाओं से प्रश्न बनते हैं। लेकिन सिद्धांत को जो आप पढ़ते हैं उन्हीं सिद्धांतों पे बेस्ड होते हैं। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं आपके समाज में, अगर आप एक सरसरी निगाह समाज में रखेंगे कि कौन सी घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, अब ये कैसे रखेंगे आप? ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ कैसे समाज चलेंगे देखेंगे कि हाँ कहाँ कौन सी घटना। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बार बार आपको बताया जा रहा है कि बिना न्यूज़पेपर के आप ये भूल जाइए कि आप सिविल सर्विसेज में कुछ भी कर पाएंगे, फिर ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। लिख के मैं दे सकता हूँ इस बात को, ठीक है। फिर ही क्वालिफाई करके तो भूल जाएगी, आधा पर जो मेरिट जाएगी, मान ली 90 मेरिट हुई तो 45 नंबर भी नहीं पा पाएंगे बिना मेरिट के। तो सारे क्वेश्चन फ्री में भी देखेंगे तो और मेंस में भी देखेंगे तो उसी के बेस्ड होते हैं जो आपके जनजीवन में चीज़ें घट रही हैं, आपके पड़ोस में, आपके समुदाय में, आपके समाज में, आपके ज़िले में, प्रदेश में, देश में, विदेश में, वही सारी चीज़ें जो है आपके सामने रखी जाएंगी कि भैया आप इन घटनाओं के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, कितनी समझ आपको इस बात की है, इन सारी चीज़ों की कितनी समझ आप रखते हैं, उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे जो आपके सामने, ठीक है। तो उसको आप कैसे देख पाएंगे? उसके लिए आप टेलीविज़न देखिए। टेलीविज़न देखने का मतलब ये नहीं कि सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, न्यूज़ देखिए, डीडी न्यूज़, सरकारी न्यूज़ चैनल है उसको देखिए, तमाम सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चल जाएंगी। अगले दिन आप न्यूज़पेपर में भी इसी चीज़ को पाएंगे, ठीक है। यानी उसके संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें आप सीखते समझते चले जाएंगे। जो तमाम न्यायालय के डिसीजन अर्थ में आते रहते हैं जो, ठीक है, तो उसके संबंध में भी आपको निगाह रखना है, क्योंकि उससे भी संबंधित प्रश्न जो है बनेंगी। जैसे आज अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपरों में एक बड़ी हेडिंग है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर, ठीक है। तो उससे संबंधित मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध नहीं है, ठीक है। अगर कोई अपने मोबाइल में इस तरह की चीज़ें अगर देखता है, भंडारण करता है, तो ये अपराध में श्रेणी में नहीं आएगा, किसी व्यक्ति को इसके आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अपराध तो है ही है, और सरकार को भी ये कहा है कि आप इसके कानून बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये जो बाल एवं शोषण है उसकी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसलिए इसके कानून बने और सेक्स एजुकेशन, इन सारे विषयों पर भी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। तो ये सब प्रश्न आपके सामने बनेंगे आगे चलते हुए, ठीक है। तो आप उसकी तय में जाके क्या मामला था, क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी भविष्य में, या प्रश्न के रूप में आपके सामने वो चीज़ें आएंगी। अब आप अगर उसके बारे में बुनियादी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ लिखना मुश्किल होगा। अब हवाई लेखन शैली तो वहाँ काम आएगी नहीं। हवाई आप कोई बात कह रहे हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। बिना तथ्यों के किसी बात का कोई वो नहीं, ठीक है। अब अगर आप इसके संबंध में कोई निबंध लिख रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो आपने इस केस का जिक्र कर दिया तो ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि हाँ भाई हम ही नहीं कह रहे हैं, ये भारत के शीर्ष न्यायालय ने भी बात कही है, ठीक है। फला तारीख में या फला डिसीजन में इस तथ्य की ओर या इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, ठीक है। तो एक तरह से प्रमाणित बात हो जाएगी कि हाँ भाई जो बात आप कह रहे हैं वो बात सटीक है। और ये तमाम सारी चीज़ें हो रही शासन प्रशासन के स्तर पे, चाहे विगत में आप अगर देखेंगे तो जो इनकाउंटर की नीति है या बुलडोजर की इसकी नीति है, तो कितना लीगल मानते हैं, कितना इलीगल मानते हैं, उस पर आपके विचार होने की चीज़ें, ठीक है। एक सिविल सर्विस की तैयारी करने के नाते आपके उस पर पॉइंट होने चाहिए और आपके पॉइंट बिल्कुल जो कानून है उसी के अनुरूप होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समझिए। आपसे इंटरव्यू में सीधे पूछा जाएगा कि बताइए इस संबंध में आपके क्या विचार है, ठीक है। तो वहाँ अगर आप पहले से नहीं उसको सोचे समझे रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और ये सारा तो अध्ययन है और क्या है, यूपीएससी में कोई दूसरी चीज़ को थोड़े पढ़ना है आपको न वैज्ञानिक बनाया जाना है, न कोई समाजशास्त्री बनना है, न भूगोलविद बनना है, ठीक है। तो केवल बुनियादी बातों को भूगोल के आपको जानना है, समाज शास्त्र के बारे में जानना है, ठीक है, कि एक्चुअल में चीज़ें क्या। जैसे अगर आप कहीं पर लिखा हुआ है वंचित वर्ग, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि वंचित कौन, ठीक है, किस आधार पे किस बेस पे समाज में वंचित और शोषित का हमने वर्गीकरण किया है,
ठीक, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए समाजशास्त्र के बारे में, इतना समाज का ज्ञान होना चाहिए कि वंचित कौन है या वंचित की परिभाषा आपके संदर्भ में क्या हो सकती है, उसके बारे में इतना आपको अगर पता है कि हाँ भाई भारत में वंचित श्रेणियाँ हैं, वो कई आधारों पर विभाजित है। एक तो प्राकृतिक ही है, जैसे महिला पुरुष माना जाता है कि पुरुष जो है शारीरिक रूप से भी महिलाओं से थोड़ा प्लस होता है, क्योंकि दोबारा लैंगिक भेद की बात है, लेकिन वास्तविकता ही है। ठीक है, तो उसके शोषण होने की संभावना ज़्यादा है। बच्चे बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनके शोषण की संभावना ज़्यादा हो सकती है। विकलांग व्यक्ति है, उसके शोषण की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, जो नीतियाँ बनाती है, ठीक है, वंचित के लिए अलग नीति होती है। जैसे भारत की जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग है, उसी लिए विभाग है। सामाजिक न्याय मतलब क्या होगा कि समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले, यानी जो वंचित वर्ग है, जिसके पास इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसका शोषण हो सकता है, बच्चों का शोषण हो सकता है। बच्चा वो 5 साल 7 साल की उम्र में तमाम रेस्टोरेंट्स होटल सब में काम करवाया जाए, वो शोषण ही है ना, क्योंकि जिस उम्र में उनको पढ़ना लिखना चाहिए, सरकार सुविधा दे रही है, उस उम्र में अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो ये गलत बात है। या महिलाओं को कहीं पे भी उनके कार्यस्थल पे या जहाँ भी रहती उनको किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से शोषित किया जाता है, उसके सशक्तिकरण के लिए आप देखिए बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मतलब कि जो शारीरिक रूप से जीवन के अंतिम पड़ाव में है, ठीक, वो तमाम सारी चीज़ों का सामाजिक बहिष्करण का सामना कर रहे हैं, उनके परिवार लोगों को अलग कर दिया, या उनके पास में जब जो जिस चीज़ की डिमांड वृद्धावस्था में होती है वो चीज़ें उनको नहीं अप्लाई हो रही, ऐसा उपलब्ध नहीं हो पा रही, ठीक है, तो वो शोषित हो सकते हैं। तो सरकार उन सबके लिए अलग नीतियाँ बनाती है। तो आपको केवल समाज को इतने जानना है कि अगर व्यक्ति शोषित या वंचित लिखा है तो आप ये समझिए कि शोषित वंचित का मतलब क्या है आपके, ठीक है, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आपको इसमें सोच करने की जरूरत नहीं, लेकिन बात अगर आपको पता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर जो इससे संबंध में होगा वो आप बहुत आसानी से मौलिक रूप से लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर बुनियादी बात नहीं पता है, ठीक है, तो फिर आप दिक्कत में हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ और इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गंभीरता के साथ कहता हूँ कि आप लोग न्यूज पेपर दिन प्रतिदिन पढ़िए, इससे आपका जीएस भी मजबूत होगा और जीएस के साथ साथ आपकी लेखन शैली सुधरेगी, तथ्यों की पकड़ बनेगी। इसके मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा लाभ है। लेकिन इसलिए तो नोट बढ़िया बनाइए, उसमें दिन प्रतिदिन की सारी घटनाओं को लिखिए, क्योंकि आदमी के दिमाग की भी सीमा याद करने की तो घटना याद नहीं, फिर कल 10 घटना आपके सामने होंगी। अगर आप लिखे रहेंगे कुछ चुनिंदा घटनाओं को, आप रिविजन करके उनको अपने पास रख सकते हैं। किसी चीज़ को अगर आप एक दो बार रिविजन करके एक बार लिख लिए तो वो चीज़ें सदा के लिए आपको याद हो जाएंगी। ये जान लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो जीएस है, मैं भूगोल विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे यहाँ बना हूँ JPMG कॉलेज में, लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसी पैटर्न के आधार पर जितना मेरा भूगोल मजबूत है उतने मेरे इकोनॉमिक्स मजबूत है और उतने मैं बेहतर ढंग से आपको IR पढ़ा सकता हूँ और उससे भी बेहतर ढंग से आपको समाजशास्त्र भी पढ़ा सकता हूँ। वो इसी के बल पे, क्योंकि मैंने जो है हमेशा जो कनेक्टिविटी जो है या समाज को देखने का जो जरिया है उसका हमेशा पालन किया है मैंने। न्यूज़ पेपर से सदा जुड़ा रहा हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ, ठीक है, टेलीविजन इन सब चीज़ों के माध्यमों से जो भी बड़ी घटनाएँ होती जो हमारे काम लायक है, ठीक है, उसके बारे में हमेशा पढ़ने लिखने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग ये करेंगे तो चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी और जो रटने का आप लोग प्रयास करते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको उसको तथ्य जो है वो अपने आप याद होते चले जाएंगे। समझिए, लेकिन तो हर मुद्दे इतने भी हैं, हो सकता है कि सरसरी निगाह से देखने में थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दे लगे, लेकिन वो आपके काम को हो सकते हैं। जैसे एक देश एक चुनाव, अभी ऐसा मुद्दा है कि बहुत बड़ा जो है प्रश्न है, जिसके बहुत सारे लाभ भी हैं, इसके समर्थक भी हैं, इसके विरोधी भी हैं। वैसा नहीं कि कोई अगर वर्तमान सरकार का समर्थन कर रहा है तो उसको मजबूरी है भाई को करना पड़ेगा, और कोई विपक्ष में इस समय तो वो छोड़ दीजिए उसको। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप न इधर हैं न उधर, आप कोई पॉलिटिकल लीडर इसमें तो है नहीं, क्या है?
ठीक है। तो आपको निष्पक्ष रूप में सोचना है कि भाई वास्तविकता क्या है, कितने लाभ इसके हैं, कितने हानि हैं। अब किसी चीज में मान लीजिए 60% हानि है, 40% लाभ है, तो वो चीज आपकी बैक होगा ना उससे। और अगर होता है कि 60% लाभ हो या 70% लाभ हो, 30% नुकसान हो, तो आदमी कहेगा चलो ठीक है, ज़्यादा बिंदु इसमें लाभ वाले तो वो करेगा। और 100% कोई चीज़ तो है नहीं कि केवल लाभ है, कोई भी मुद्दा है, ठीक है। इसके जो पक्ष में वो भी ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भाई 100% जरूरी है और अच्छा है, और इसके विरोध में है वो भी ये नहीं कह सकते कि 100% खराब है, ठीक है। तो 100% कोई चीज़ नहीं, ठीक है। कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, हर व्यक्ति की कमजोरी होती है, कुछ मजबूती वाले पक्ष होते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सारे मुद्दे भी होते हैं, और जिन मुद्दों की आपको अपनी समझ विकसित करनी है। समझ क्या का मतलब कि बुनियादी बातें जाने और वास्तविकता क्या है जाने, और अपना व्यू जाने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका, उसके संबंध में उसको आप समझने का प्रयास करें, समझिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रमुखतः मैं अपनी क्लास में बराबर देता रहता हूँ जो ऐसे मुद्दे हैं। देखिए मैंने अभी तो शुरुआत में मैंने भूगोल से जुड़े प्रश्न दिए थे, तो सरल प्रश्न मैंने दिया है, लेकिन बाद में मैंने ऐसे मुद्दों के कई प्रश्न लिए दिया है कि आप अगर ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप उस चीज़ों को कर ले जाएंगे। आज कितने लोग प्रश्न लिखते लाए पुस्तक, आज संख्या ठीक ठाक है, काफ़ी लिखते लाए जी, लेकिन समय निकाला कीजिए, ठीक है। हाँ, नहीं तो समय में निकलेगा नहीं। आपको घर में लग रहा है कि कोई बेहोश होने की स्थिति होगा तो बता देना, पानी की व्यवस्था उसके लिए करवा दी जाएगी, ठीक है। हाँ चलिए हम लोग आते हैं अपने, तो तुम्हारा प्रश्न भी रखा है, कोई बात नहीं है। जो आपको आपके उत्तर को चेक करके मैं देता हूँ तो उसमें बहुत सारा पेज लिखना होगा, किसी को कोई पेज को ना समझ में आए कि सर ये क्या लिख दी, ठीक है, तो वो बाद में संपर्क करके पूछ सकता है कि सर इसका मतलब क्या हुआ। कई लोग उससे पूछे नहीं तो हमको लगा कि हाँ इसी बात हो सकती है, ठीक है। किसी को कम नंबर मिला, नंबर होकर छोड़ दीजिए, नंबर तो इसे मैं दे देता हूँ कि आपका आकलन हो जाए कितने प्रतिशत आप सही लिखे। जैसे 10 नंबर का ही मैं वो प्रोग्राम करता हूँ, 1% नंबर का इसीलिए लिखता हूँ कि आपको परसेंटेज आसानी पता चल जाए कि हाँ किसी को 4 नंबर के इसका मतलब 40% आपका उत्तर सही हो सकता है, 3.5 नंबर के इसका मतलब 35% सही हो सकता है। और कई लोगों को तो 1.5-2 नंबर भी दिए, तो 1.5-2 नंबर का मतलब कि आपका मात्र 10-15% सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए, मानसून से जुड़े जो सिद्धांत हैं, मानसून से संबंधित सिद्धांत, मानसून से संबंधित सिद्धांतों में 2 सिद्धांत हम लोग देख चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं ITCZ, और दूसरा देखने वाले हैं भारतीय मानसून और पूर्वी जेट, ठीक है। यानी ये 2 सिद्धांत अगर आप देख लेंगे तो उसके बाद आपका मानसून वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ITCZ वाला डालिए, ये निकालिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र, इसका मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र या जोन, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये होता क्या है परिभाषा के स्तर पे, और इसका भारतीय मानसून से क्या संबंध है, ठीक है। ठीक है, देखिए, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इतना यहीं पे जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, दिखाएंगे जितने जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, छोटा सा मैप बनाओ, बिना मैप के आप समझ नहीं पाओगे। भूगोल में आप बिना मैप की चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ये आपकी विषुवत रेखा, और ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, ये आपका हिंद महासागर है, महासागर, और ये आपका है अफ्रीका, ये आपका यूरोप, ये आपका शेष एशिया। बस इतना चीज भर लो, उसके बाद हम लोग भरते चले जाएंगे, चीजों को समझाते हुए चले जाएंगे लोग, ठीक है। अब क्यों आ रही हो बंद करते हैं, हमारी दिन पुरान हमें क्यों रहा है, यहाँ बैठ जाओ, खाली है, तुम लोग ऐसे दिनों कहीं बैठते हो, किसी मकरा बोल दो नहीं, हमें पता लगे कि उड़ जाएंगे आपको, पहले हैं पता लगे गुरु ही गिरे पड़े, हाँ बहुत बोल लेंगे, पढ़ाई गिर पड़े। चलिए आप इसे एक एक चीज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, ITCZ है, ठीक है। तो बिल्कुल बुनियादी तौर पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ITCZ जो है भैया, जहाँ पे भी विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे भी दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोण और उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक कोणों का मिलन होता है, इसलिए उसमें अभिसरण लिखा हुआ है। अभिसरण का मतलब भूगोल में मिलना है, मतलब जहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोने आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। सबसे बुनियादी बात इसकी परिभाषा इसी रूप में समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद दूसरी जो बात है, यहाँ की वायुमंडलीय दशा की बात है, तो यहाँ की वायुमंडलीय दशा जो होती है, यहाँ पे सबसे अधिक तापमान होता है और इसके कारण सबसे निम्न वायुदाब इन क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जहाँ पे भी ITCZ होगा वहाँ पे वायुदाब सबसे कम होगा। वायुदाब कम होगा तो जाहिर सी बात है कि इससे संबंधित जो हवाएं हैं इसके आसपास के उच्च वायुदाब के क्षेत्र से वो इन क्षेत्रों की तरफ तेजी से आकर्षित होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिखिए, लिखते चलिए तो हम आगे चीजें बताते चलेंगे। देखो विषुवत रेखीय प्रदेशों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में विषुवत रेखीय प्रदेशों में जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक कोने, जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक कोने एक दूसरे से अभिसरण करती हैं, एक दूसरे से अभिसरण करती हैं, एक दूसरे से अभिसरण करती हैं, धरातल पर उसे धरातल पर उसे धरातल पर उसे ITCZ या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। तो इसको बता रहे हैं
पूछेंगे बता देंगे। यानी व्यापारिक होने किसी बोलते हैं, अस्थायी होने, यानी ये वर्ष भर या सालों भर एक ही दिशा में एक ही गति से पूरे पृथ्वी पे चलती रहती है। और जहाँ पे व्यापारिक होने कहाँ चलेंगी, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोण हो गई इसी तरीके से, और ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक कोणे हो गई है। इसी प्रकार से चलती है जो है पूरे यहाँ पे, हाँ, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में चलती है। अब इसमें जो मूल बात है समझने की कि ये निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, और निम्न वायुदाब का केंद्र होने का मतलब कि मानसून गर्भ के रूप में काम करता है। मानसून गर्भ के का मतलब है कि मानसून वहाँ तेजी से पहुँचता है। जैसे कहीं पे पानी बह रहा है, तो उसके बाद एक गर्त आ गया, तो उस गर्त में तेजी से पानी भरने का प्रयास करेगा और तेजी से पानी उस दिशा की तरफ बढ़ेगा। तो उसी तरीके से वायुमंडलीय क्षेत्र में भी इस प्रकार की बातें देखने को मिलती है। चक्रवात क्या है? चक्रवात ही तो है। चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में एक क्षेत्र होता है जहाँ पे बिल्कुल निम्न वायुदाब बन जाता है, यानी लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनता है तो चारों तरफ से पौने इस क्षेत्र की तरफ आने का प्रयास करती है। लेकिन अब तमाम बल के कारण, कार्यालय बल के कारण ये सारी पौने जो आती हैं बाहर से वो मुड़ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि मई के महीने में देखिए आप यहाँ भी छोटे छोटे उतार बनते हैं स्थलीय क्षेत्र में। आप देखेंगे कि हवा तेजी से ना चलती एक जगह पे, दूर चली जाएगी, तो ये छोटे स्तर पे बनते हैं, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। लेकिन यही जब सागरीय क्षेत्र में बनते हैं तो बड़े चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। और तटीय क्षेत्रों में व्यापक तौर पे वर्षा कराते हैं, तटीय क्षेत्रों में व्यापक तौर पे वर्षा कराते हैं। तो इसीलिए वर्षा कराते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको आर्द्रता मिल जाती है। और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे स्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पे वो वर्षा नहीं करवा पाते हैं लोग, लेकिन बनते वहाँ पे भी। तो ये जो IPCZ है ये निम्न दाब का केंद्र होता है और ये पूरे धरातल पे एक ही पैटर्न में काम करता है। इसी तरह की व्यापारिक होने हर जगह बनती है, विषुवत रेखा के आसपास पूरे विषुवत रेखा पे बनती है। लेकिन हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप जलवायु के दृष्टिकोण से अलग है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर बार की क्लास में मैंने बताया कि यहाँ का जो पैटर्न है थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो IPCZ जिसको इन क्षेत्रों में बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आगे बनता है भारतीय महाद्वीप, यानी इसे मिल जाता है ऐसे आगे। वो इसलिए आगे बनता है क्योंकि भारतीय महाद्वीप में जब उत्तरायण होता है ग्रीष्म ऋतु के समय, तो यहाँ पे सबसे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। लो प्रेशर जनरेट जहाँ पे होगा वहाँ IPCZ पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर हो जाता है और इन दोनों का स्थान यहाँ पे हाई प्रेशर में, सीधे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है व्यापारिक होने जो यहाँ पे हैं वो यहीं पे 40 से 60 डिग्री देशांतर, यानी 40 डिग्री देशांतर ये होगा, 60 डिग्री देशांतर ये होगा। इन्हीं के पास में पौने ऐसे आपके जो है मुड़ जाती हैं भारत के मानसून के रूप में, जो है यहाँ पे मुड़ जाती है। एक मिनट समझिए, यही पौने हैं, यही पौने आके है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुड़ के भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को IPCZ में कहा जाता है कि भारतीय मानसून का जो संबंध है वो IPCZ से इसी रूप में है। तो क्या लिखे हैं, उसे धरातल पर IPCZ कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण के समय, आगे सूर्य के उत्तरायण के समय सभी दाब बेटियां उत्तरी गोलार्ध की ओर शिफ्ट करती हैं या विस्थापित होती हैं। सभी दाब बेटियां उत्तरी गोलार्ध की ओर विस्थापित होती हैं। विस्थापित करती हैं, जिससे IPCZ में भी
विस्थापन होता है, जिससे ITCZ में भी विस्थापन होता है, जिससे ITCZ में भी विस्थापन होता है। यही ITCZ ग्रीष्म ऋतु में, यही ITCZ ग्रीष्म ऋतु में 20 से 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। इसे ही मानसून गर्त, इसे ही मानसून गर्त या मानसून द्रोणी कहते हैं। इसे ही मानसून द्रोणी या मानसून गर्त कहते हैं। इस विस्थापन के 3 प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलते हैं। इस विस्थापन के 3 प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो मानसून पे इसका 3 प्रभाव विस्थापन में पड़ता है, वो 3 प्रभाव लेकिन थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। क्या होता है कि जो ITCZ है, जिसको इस क्षेत्र में बनना चाहिए, इस क्षेत्र में बनना चाहिए, वो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के समय ये विस्थापित होकर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में ये यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे पहुँचने का मतलब यह है कि जो मानसून द्रोणी है वो भारतीय उपमहाद्वीप के इस क्षेत्र में पहुँच गई। अब इसका 3 प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उन 3 प्रभावों को एक एक करके आप लोग लिख लीजिए। ITCZ, पहला ITCZ एक निम्न दाब का केंद्र होता है। ITCZ एक निम्न दाब का केंद्र होता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में तापीय प्रभाव से निर्मित, जो भारतीय उपमहाद्वीप में तापीय प्रभाव से निर्मित निम्न वायुदाब को और अधिक गहन बना देती है। तापीय प्रभाव से निर्मित निम्न वायुदाब को और अधिक गहन बना देती है, और अधिक गहन बना देती है। तो समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में तापीय प्रभाव से, यानी सूर्य के उत्तरायण होने के कारण उत्तर रेखा भारत में है, भारत के मध्य से गुजरती है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो लगभग इन क्षेत्रों में तेजी से चमकता है, ज़्यादा समय तक चमकता है। तो यहाँ पे पहले से ही निम्न वायुदाब बना हुआ था। अप्रैल, मई, जून के महीने में निम्न वायुदाब का मतलब यहाँ पे सबसे अधिक तापमान की स्थिति थी। अब क्या हुआ, जब ITCZ का भी विस्थापन इस ओर आ गया तो ये जो निम्न दाब बना हुआ था ये और गहरा हो गया, यानी और मजबूत निम्न वायुदाब की स्थिति यहाँ पे बन गई पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो अब ITCZ वाले सिद्धांत में कहा गया कि ये इतना मजबूत निम्न वायुदाब यहाँ पे बना कि यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध की पवन थी वो अफ्रीका के तट से टकरा के सीधे 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य ये विषुवत रेखा को पार करके इस निम्न वायुदाब की ओर बढ़ सकती है। इसी को कहा गया है दक्षिण पश्चिम मानसून, ITCZ के सिद्धांत में। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे, फिर बता दें।
सीधी सी बात है कि आईटीसीजेड जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो निम्न दाब का केंद्र बना था इस ग्रीष्म ऋतु में, क्यों बना था? क्योंकि सूर्य उत्तरायण की स्थिति में था। अब एक तो निम्न दाब पहले से ही था, दूसरे आईटीसीजेड को मैंने बताया कि ये भी एक निम्न दाब का ही क्षेत्र होता है। ये भी अब विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ना होके इस दिशा में विस्थापित हो गया, यानी 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर विस्थापित हो गया। यानी एक तो करेला, दूसरे नींद पे चढ़ा, ठीक है। तो वो वाली स्थिति यहाँ पे हो गई, यानी एक तो पहले से निम्न वायु दाब था और अब आईटीसीजेड भी आ गया, तो यानी निम्न वायु दाब जो था वो और मजबूत हो गया। अब और मजबूत हो गया, उसका प्रभाव क्या हुआ? और उसका प्रभाव यह कि दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक कोणें थी वो 40 से 60 डिग्री, यानी 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य इसको विषुवत रेखा को पार कर गई और इस तरह बढ़ी जहाँ पे निम्न वायु दाब, जो मजबूत निम्न वायु दाब बना था, वहाँ पहुँच गए जो। तो इसी को कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम दिशा से जाते हुए प्रतीत होता है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून की संज्ञा दे दी गई। तो आईटीसीजेड के सिद्धांत में यही मूल बात है कि आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार टिप्पणी उपड़ी करने को भी पूछता है। पहले जो पेपर होते थे 2010 के आपके पहले, तो उसमें भूगोल में भी और जीएस में भी प्रश्न जो उत्तर लिखने वाले भी रहते थे और कुछ 10-15 प्रश्न ऐसे होते थे कि जो ऐसे शब्द होते थे कि उनको परिभाषित करना है एक्चुअल में उठाएं क्या। तो उसमें आईटीसीजेड दे दिया कि इसको आप 50 शब्द में बताइए इकाई का, ठीक है। तो अब भी टिप्पणी के रूप में 150 शब्दों में इन चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। पूछेगा कि अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने का सीधा मतलब होता है कि जो बातें यथार्थ हैं वही बातें आप रख लीजिए, एक्चुअल में जो है वही आप बात बता दीजिए, अपनी तरफ से कोई चीज़ भूलिएगा नहीं, इसमें अपना ज्ञान वहाँ से सारे कर दीजिए, जो बात है वो आप बता दीजिए। जैसे तुम्हारा जो पूछा मैं मोहन रेखा पर टिप्पणी कीजिए, मैं मोहन रेखा पर कितना टिप्पणी आप कर पाएंगे? अब ये देखिए यहाँ भाई 1914 में भारत या भारत में किए या देखिए औपनिवेशिक भारत, क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, यानी औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत और तिब्बत के नेताओं के मध्य और तिब्बत के साथ चीन का भी उसमें जिक्र कीजिए कि नेताओं के मध्य एक संधि हस्ताक्षरित हुई थी कि सीमा जो है या सीमा बंटवारे को लेकर संधि हस्ताक्षरित हुई थी। उसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, क्योंकि मैकमोहन एक अंग्रेज विद्वान थे, ठीक है। उन्हीं के निर्देशन में ये सीमा निर्धारित हुई, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो आप बता दें कि यहाँ से यहाँ तक की रेखा है और इस रेखा के संदर्भ में या इस सीमा रेखा के संदर्भ में भारत और चीन के मध्य में आए दिन या कई बार तनाव देखने को मिला है। इसके मूल कारण ये है कि चीन वर्तमान में अपनी विस्तारवादी नीति को दिशा देते हुए मैकमोहन की सीमा रेखा को नहीं मानता या स्वीकार नहीं करता है, और भारत मैकमोहन रेखा को ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानकर अपनी संप्रभुता को निर्धारित करता है। तो मूल विवाद की जब ये दूसरी उसी में आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि यह रेखा ऐसे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में या दुर्गम भौगोलिक प्रदेशों से होकर गुजरती है कि इसका स्पष्ट निर्धारण करना भी संभव नहीं है। इसलिए भी इस रेखा या इस सीमा रेखा को लेकर बवाल देखने को या तनाव देखने को दोनों देशों के मध्य में तनाव देखने को मिलता है, जो कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे प्रश्न चिन्ह लगाती है या दबाव डालती है। इस प्रकार से आप टिप्पणी लिख दीजिए, बात खत्म। और इसी में अगर आपने तो मैप भी बना दिया और दिखा दिया कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की रेखा है, लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, आप लिख दिए इसमें, तो समझिए कि क्या कहा जाता है, सोने में सुहागा है नहीं, दाल चावल पूरी सब्जी बनी, हमारे उसी में किसी ने सलाद भी लिख दिया, अचार भी थोड़ा सा डाल दिया, तो फिर हम लोग क्या हो गया, सुहागा जैसी स्थिति हो गई। एक तरह से मानसिक उत्पीड़न है, जो भी बात हम बोले, भूख किसी को लगी हो
की बात करूँ तो समझिए कि मानसिक उत्पीड़न है उसका जो, ठीक है। मन में सोचे कि भगवान बताइए इतनी भूख लगने के बाद में उसी समय ये बात बोलने की उदाहरण देने का जो है सुबह खावा के आए थे उस दबा के, क्योंकि खाते भूख चली घर से नींद नहीं चलिए, समझिए। हाँ, जहाँ से कहीं नींद सोइए उसके बाद पढ़िए, क्यों? तो इतनी गर्मी में नींद आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो बात तो बिल्कुल फ्री रही, कम से कम एक चीज़ से छुटकारा आपको मिला होगा, इतना भूख लगी हो नींद नहीं आएगी। तो नींद दोनों चीज़ों में नहीं आती, बहुत ज़्यादा खा लेते तब भी नींद नहीं आएगी, पेट और दर्द करने लगेगा, अति नहीं की होती किसी भी चीज़ की। भूखे रहेंगे तब भी इंग्लिश सामान खा पी के आइए, और न खा पी पाएंगे तो घर से लेके आया करिए, यही तो देखते कहीं कोने होने में खा लिया करिए, मर बढ़ जाएंगे इसी में, समझ गए। हाँ, वो तो इसी चक्कर में हमारा खुद का डिस्टर्ब हो जाता है। मैं पहले 12 बजे खाना खाता था, सुबह मैं खा नहीं पाता हूँ, हमारी वही हुई पढ़ाई वाली आदत की बनी हुई, सुबह नाश्ता मिल जाए बढ़िया तो समझिए कि 12 बजे को भूख लगेगी। सुबह चाहे खाना कब बन जाए मैं कुछ नहीं खाता, बस चाय जो है और नाश्ता मिल जाए तो वही खा लेता हूँ, बिल्कुल फुल हो गया। अब हमको भूख लगती है 12 बजे, 12 बजे हम रात रहती, कैसे खा पाएंगे? अगर तो चाहे खा के आए, खा के भी आगे तभी हमारी आदत है कि खाने के बाद हमको सोना चाहिए, तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाती। पता लगता है 2:30 बजे की हमारी क्लास किसी दिन 2:30 बजे नहीं होती, किसी दिन 2:40 पे, किसी दिन 2:45 पे, यानी 2:30 से नीचे तो किसी दिन मैं नहीं छोड़ा हूँ क्लास में। तो घर पे पहुँचते पहुँचते हो जाता है 3, 3:30, 3:30 बजे में पहुँचता हूँ, 3:30 बजे पहुँचे तो खाना खाए 4 बजे, 4 बजे खाए तो शाम को क्या खाएंगे, यानी पूरा दिन ही डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग के लिए मजबूरी डिस्टर्ब हो जाता है, कि आप लोगों कौन सी मजबूरी है? सुबह उठिए, एक थाली का खाना खाइए, आराम से आइए और लेके आइए, उसको भी खाइए, क्यों? सलोनी क्या नाम है तुम्हारा? बोल रहे सरोजिनी, हाँ ठीक है, नहीं सलोनी है, हाँ इसका मैं नाम बहुत प्रयास करता हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे बहुत बेकार बात है जो ना, वाकई में अपने क्लास में बच्चों नाम नहीं याद कर पाता हूँ किसी को, पहले तो पूछता भी नहीं लेती हूँ क्या इसका कौन सा नाम है, एक दो लोगों को लगता नाम याद हो जाए कि बच्चों लोगों का। इस क्लास में तो कई लोग नाम जान गए, इसलिए जान गए क्योंकि मैं काम भी चेक करता हूँ, तो देखता हूँ कि सही बच्चा कौन सकता है, कि अच्छा लिखा है, बेटा लिखा है, तो कुछ लोग हो गया है, एक का नाम याद हो गया, सर्वेश चौधरी का नाम याद हो गया, लड़कियों में सुमन मौर्य उसका नाम याद हो, बराबर लिखती है, और एक जो है आगे इसका नाम पता चल गया, ये भी बराबर लिखती है। तो ऐसे हमें तुम पत्र लिखती हो कि नहीं, उत्तर लिखती हो नहीं? भगवान, इसके साथ कितना अन्याय हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? अब याद हो जाएगा सलोनी, अब देखेंगे सलोनी काम करते हैं, उसको अलग रख लेंगे और याद कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा दूसरा बिंदु लिखिए, दूसरा लिखिए ITCZ दक्षिणी गोलार्ध की, ITCZ दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोनों को, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोने 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोने 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विषुवत रेखा को पार करके
ITCZ की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। ITCZ की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, जिसे वास्तव में दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जिसे वास्तव में दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है। इसे वास्तव में दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। एक और लिख लीजिए। देखिए, चूंकि ITCZ एक निम्न दाब का केंद्र होता है, क्योंकि ITCZ एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातीय अवदाबों को बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातीय अवदाबों को भारत में लाते हैं। अवदाबों को, चक्रवातीय अवदाबों को लिख दो, हो गया। चक्रवातीय अवदाबों को भारत में लाते हैं, जिससे तटीय एवं मध्यवर्ती मैदानों में वर्षा होगी। जिससे तटीय एवं मध्यवर्ती मैदानों में वर्षा होती है। जो है, जिससे तटीय एवं मध्यवर्ती मैदानों में वर्षा होगी। हो गया। अब थोड़ा सा थोड़ा वो मिल जाएगी। क्योंकि इसको कहते हैं वियना। जानते हैं ना आप लोग? वियना जानते हैं नहीं? अगर अपन यहाँ चीज़ों नहीं जानेंगे तो समझेंगे आपका जीने बेकार है। क्योंकि जो पंखा एसी खाली जानते हैं तो समझिए बेकार है। समझिए, हाँ, 1 लीटर पसीना डेली निकलना ही चाहिए। समझिए क्या समझूंगी? हाँ, ना कुछ पाएंगे काम हो तो बर्तन ही धुलते होंगे ना, बर्तन तो धुलते होंगे ना। सलोनी क्यों? खाना बनाती हो ना? अरे भगवान, खाने नहीं बनाती हो? बोलो भैया, बनाते हैं। हाँ, लगे मान लीजिए आटा गूंथ रहे हैं, तो भाई कल्पनाएं समय का हुआ नहीं है। मान लीजिए आज भी आटा गूंथ रहे हैं, ऐसे करके पसीना उसमें टपक गया तो बिना पानी पी क्या करेंगे? उतना आटा सोच के फेंकते हैं, कहते हैं चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नमक पड़ गया समझ लीजिए। खा लेते हैं ना? अरे तो नमक तो बच ही जाएगा ना। ठीक है, फेंकता हम तक कोई नहीं है, तो खा पी जाते हैं हम लोग। अरे और की बातें हैं, ठीक है कि हाँ नहीं खाएंगे, कोई छू लिया नहीं खाएंगे, ये वो जब खुद बनाते हैं तो खा लेता है। हम लोग बाहर रहते तो खा पी लेते हैं। जैसे कौन फेंकेगा यार, फिर बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बनाएगा तो देखा जाएगा जो होगा। तो कुछ नहीं हुआ, जिंदा है ये सब। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं जान के आदमी खा जाता है, और अगर जान के खिला दिया जाए तो कुछ नाटक भी करते हैं लोग, उल्टी करने लगते हैं, खर्चे। ठीक है, अपना ही पसीना थोड़ा एक आध चला गया तो क्या दिक्कत है? क्यों सलोनी? हाँ, फिर तो फेंका होगा मत कीजिए आप लोग रोटी। ठीक है, अब ये नहीं कि उसे पूरा पसीना काट दें उसके बाद सब बनाए हुए तब मत खाइए, पड़ने लगेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। इसलिए डॉक्टर लोग भी सुझाव देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डेली जो है हाथ धुल के खाना खाता, हाथ धुल के नहीं कि कई लोग कोई हाथ बोलते हैं कि पानी छू गया बस, ठीक है, वो खतरनाक है। उसमें जो माइक्रोवेव ऊपर से वो भी नीचे पहुंची उंगलियों के आसपास। ठीक है, कम से कम आप कुछ जो हैंड वॉश वगैरह जो करके डेली हाथ धोएंगे तो कम से कम 20% ऐसी बीमारियाँ होंगी जो कम हो जाएंगी। ठीक है, 20% बीमारियाँ कम हो जाएंगी।
डॉक्टर रोज बनाते हैं, तो अपनी भी खास बहुत धोया करिए, पसीना उसीना मत खाया करिए, सब फर्जी बातें हैं, कह दिया मजाक में, हम भी कभी नहीं खाएं, ठीक है। हाँ नहीं तो मन में सोचे कि गुरु जी कितने बेकार आदमी हैं, ये सब भी खाए भी बैठे हैं। चलिए क्या लिख रहे थे? मध्यवर्ती मैदानों में वर्षा होती है। वर्षा होती है। ठीक, एक और लिख लीजिए, देखिए ITCZ एक और इसमें लिख लीजिए, 3 प्रभाव हुआ थे, एक और लिख लीजिए। ITCZ न केवल मानसून को लाकर वर्षा कराते हैं, बल्कि इनके विस्थापन से कई बार मानसून ब्रेक की भी स्थिति उत्पन्न होती है। मानसून ब्रेक की भी स्थिति उत्पन्न होती है। ब्रेक मतलब वही तोड़ना है? ब्रेक में तोड़ने वाला। हाँ, ब्रेक मतलब रुक जाना, तोड़ने के बाद ब्रेक पहुंचते हो, ब्रेक मतलब रुक जाना, वार्ता का मतलब उसमें कौन सा तोड़ होगी भाई। मानसून ब्रेक का सीधा मतलब कि वर्षा होता है तो जहाँ पर ना हो, क्योंकि इसके विस्थापन से, जैसे मान लीजिए ये अगर जिस दिशा में वहाँ वर्षा होगी, हो सकता है इसका विस्थापन जैसे जनरली माना जाता है कि 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के मत होता है, लेकिन हो सकता है कि 15 डिग्री के आसपास आगे बढ़ जाए, तो इन क्षेत्रों में थोड़े दिन के लिए मानसून ब्रेक की स्थिति हो जाएगी, और जब इसका पूर्ण विस्थापन होगा तब उस क्षेत्र में वर्षा होगी। तो कई बार क्या होता है कि मानसून ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, समझ गए। तो ये रहा आपका ITCZ से संबंधित सिद्धांत। में आपको 2 चीजें ध्यान रखना है, वास्तविक रूप में ITCZ के सिद्धांत के आधार पे 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोने हैं, वही एक छोर में दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय ITCZ और तापीय प्रभाव से निर्मित निम्न वायुदाब को भरने के लिए तेजी से चलती है, वही आपकी क्या है? दक्षिण पश्चिम। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून वही है। तो ITCZ वाले सिद्धांत में इतनी बातें ही बताई गई। अब दूसरा डालिए। आज हम लोग बहुत कष्ट से पढ़ रहे हैं, हमको दुख है इस बात का, है? हाँ, इतनी गर्मी में पढ़ भी रहे हैं, और ये भी हम ना करने के लिए आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अंदर करेंगे, ये देखो कितना निर्दयी प्रकृति देखते, ये भी एक बार नहीं रही कि इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, क्यों? हाँ, जैसे कई बार होता है कि कोई बहुत मेहनत से काम कर रहा है, ठीक है, ये यानी कि ये मानव का नेचर होता है, ठीक है, ये क्वालिटी होनी ही चाहिए आपके अंदर, ठीक है। एथिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको तारीफ करना आना चाहिए, समझिए, और तारीफ भी करने की कला होती है, किस समय करना किस समय नहीं करना। हर दिन ढोंके तारीफ आदमी क्या करेगा, तो जो चतुर आदमी तो समझ जाएंगे कि अरे यार अभी मिले हैं सुबह से पढ़ाने के लिए, जो थोड़ा इतने तीक्ष्ण बुद्धि के नहीं होते हैं, जिनका EQ और IQ थोड़ा कम होता है, फिर तो बोल के तुरंत जो है बेबा बन जाएंगे, अरे नहीं कह रहा, हम ही तो आएंगे, हम अगर नहीं रहेंगे तो दुनिया बंद हो जाएगी, चलना मतलब सांस लेना बंद कर देंगे अगर हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार आपको समय से तारीफ करना आना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाव व्यक्ति है, लेकिन उससे बहुत सारी बातें आप पता करवा सकते हैं, ठीक है, अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे आप अकड़ में किसी से कहेंगे कोई चीज़, करने वाला होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हमारे साथ भी मुझे अमूमन किसी बच्चे के लिए मना नहीं करता हूँ, कोई आ गया तो मैं साइन करना होगा तो साइन कर दूँगा, या कुछ। अब एक दिन ही लड़का आया जो कहने लगा कि जैसे एडमिशन जो होता है साइन होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हार्ड वर्क करेगा, लेकिन तभी एडमिशन होता है। हम लोग हर व्यक्ति का कर देते हैं, कोई नहीं आता है, ठीक ठाक हो गया, बच्चा है पढ़ने गया है, हम कोई काम उसी के लिए बेहतर मिलता है, हम क्यों ना करें। एक दिन ही लड़का आया जो मेरा आपको करना पड़ेगा, जो तो हमको कहते यार करना पड़ेगा, सब कैसे बोल रहे हो, जो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करूँगा। अब तुमको जिसको शिकायत करना है शुरू से लेकर लास्ट तक चले जाओ, जिसको शिकायत कर दो नहीं करेंगे लोग, और तुम किसी के साथ भी आगे उसका भी नहीं करेंगे, ये भी हम
लोग और नहीं किए। अब कल मीटिंग घटा गई बुला के मामा को, मैंने सर थोड़ा सा हमसे कुछ मिस्टेक हो गया और बोल दिए यहाँ पे आप भी तुम्हारा नहीं करेंगे। हर आदमी को ईगो होता है, किसी को बोले आप किसी को बोल सकते हैं करना पड़ेगा, तो भी आप जो सोचे हैं एकदम से लोग सामने, तो हमें लोग बाकी ज्ञान बताने लगेंगे तो कैसे काम होगा। वही अगर आप प्रशंसा से किसी भी कोई काम करेंगे तो मुझे कर लीजिएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है। अकेले की प्रशंसा को नहीं, लेकिन जो आदमी डेली में सब बच्चों साइन कर देता हूँ, किसी से कभी कुछ जवाब नहीं दिया तो आप बाकी हमको कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब दंगई थोड़े चल पाएंगे वो हर जगह। तो ये बिहेवियर आपके अंदर होना चाहिए। आपको जहाँ पे आपका ऐसा गाँव कहते हैं जहाँ पे सीधे उंगली से निकल जाए, वहाँ पे बेवजह उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं होती। नहीं हो सकता है कि उंगली से फंस भी जाएगा, तो कई लोग फंसवा लेते हैं, जहाँ काम होने लायक होता है वो भी काम से ऊपर करा देते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे, वो कोचिंग जाते थे, कई बार कहते पर्स वर्स भूल जाते थे, पर्स भूल गया देने को पैसा नहीं है, लेकिन आपको कोचिंग में जाना है समय से। अब किसी रिक्शा वाले को रोक के कहते कि हमको तो छोड़ के आओ, तब बैठते हैं लेके चलो, ले जाएगा, मारेगा तो थप्पड़ अलग से, ठीक है। ये देखो आए हमको बता रहे हैं कि जो है लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा बैठे बगल में अपना, थोड़ा भी बहुत अच्छा गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं आप, यार कहाँ हैं क्या है, सज्जन लगे हमको, हम तो आपकी गाड़ी डेली आते जाते रहते हैं, एक आधे पैसा नहीं दे रहा है आप, पूर्व में हमको आप छोड़ दे कहीं जाओ बेटा, तब मुँह पे बोल दो उनको, लेना हाँ यार कहीं कह रहा है, कई लोग छोड़ा हूँ, हो सकता है ये भी रहा हो जो होता है। चले कि 100-200 मीटर बचे तो पता चलिए कि भैया पर्स भूल गए हैं, पैसा दे नहीं पाएंगे, अरे ठीक ठीक जाइए कल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग गए इस तरीके अपना व्यक्तिगत अनुभव रहे और दे भी दिए, 2 दिन बाद दे भी दिए, और उसी में अगर आप अकड़ गए बोलिए आपका काम मिलना तय नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल बात यही है कि अपना काम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा हेर फेर वाली तकनीक, किसी को हेर फेर की तकनीक भी कहा जाता है कि आप किसी से भी कोई काम करवा लेते, जो काम ना करने वाला व्यक्ति वो भी करते आपका काम, किसी को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, नहीं कि वो अकेले घूम रहे हैं एकदम से, जो अगर अकड़ में ज़्यादा तो दिक्कत में आ जाओगे। अकड़ता वही समझिए कि उसको टूटना बहुत जल्दी है, ठीक है, वो नरम आते रहेगा, जहाँ जिसका माहौल हो वहाँ उस तरीके का व्यवहार का प्रदर्शन कीजिए। मूल बात यही है, ताकि आप हवा में उड़ेंगे तो फिर दिक्कत भी आप ही को झेलना पड़ेगा, तो खास करके छात्र जीवन में तो बहुत ज़्यादा झेलेंगे लोग। ठीक, चलिए आगे लिखिए कि आपका हो गया है, अब आपको लिखना है दूसरा वाला जो आपका है, ये समझ गए, IT से ये वाला समझ गए। इतना कम कॉन्फिडेंस क्यों है, ना समझो फिर बताएं। समझ गए। और लोग इधर देवियाँ सलोनी और बाकी लोग सलोनी एवं उनकी समस्त सहेली लोग ठीक है ना। चलिए अब दूसरा जो है आपका ये वाला क्या है, भारतीय मानसून और पूर्वी जेट। देखो सबसे पहले तो इसमें भारतीय मानसून तो आप लोग समझ रहे हैं क्या है, कि कहाँ से हवाएं आती हैं, किस प्रकार से जाती है, किस प्रकार से बर्षा होती है, तो आप अमूमन समझ गए होंगे। लेकिन इसमें आप एक शब्द जो इसमें पाएंगे वो है पूर्वी जेट। देखिए जेट जो होती है, जेट होने पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ पढ़ाया गया होगा जेट होने, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको बता। जेट जो होती है होने वो आपके क्षोभ मंडल में लगभग 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे, यानी क्षोभ मंडल आपका रहेगा। क्षोभ मंडल आपको समझ रहे हैं कि कहाँ पे है, यानी सतह से लेकर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वर्षा होना, बादल बनना, ओला गिरना और बादल कड़कना, ये सारी घटनाएं, बिजली गिरना, सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल। तो इसी क्षोभ मंडल में 7 से 14 किलोमीटर के मध्य, यानी 7 से 14 किलोमीटर के मध्य कुछ हवाएं चलती हैं तेज गति से, और उन हवाओं की दिशा जो है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में ये सदैव चलती है, सतह में नहीं चलती, ये आपके क्षोभ मंडल पे
7 से 14 किलोमीटर के बीच के क्षेत्रों में लहरदार पवनें हैं, बहुत तेज गति से चलती हैं। ठीक है, तेज गति से चलती है, इसलिए उनको बोला जाता है जेट पवनें। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है, जेट पवनें, जेट पवनें। अब क्या होता है, ये पश्चिम से पूर्व दिशा में जब चलती हैं, तो इनकी जो गति होती है तेज होती है, तो ये लहरदार मार्ग का अनुसरण करती है। लहरदार मतलब ऐसे, ठीक है, लहरदार मार्ग का। और इनके जो पौने चलते हैं, इनका धरातल के क्षेत्र में भी प्रभाव देखने को मिलता है। धरातल के क्षेत्र में जहाँ पे इन लहरों का ये नीचे वाला भाग पड़ेगा जिन क्षेत्र में, वहाँ पे तो चक्रवाती दशा रहेगी। जहाँ पे ये वाला भाग पड़ेगा इस लहर का, वहाँ पे प्रति चक्रवाती दशा रहेगी। और बिल्कुल बुनियादी बात जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी जगहों पे प्रति चक्रवाती दशा है, ठीक है, उन क्षेत्रों में मरुस्थल पाए जाते हैं। यानी जहाँ पे भी प्रति चक्रवात बन जाएगा वहाँ पर मुझे वर्षा नहीं होगी। अभी बताया गया कि क्यों नहीं होती वर्षा प्रति चक्रवाती क्षेत्रों में। जो तो पूर्वी नहीं, जेट जो होती हैं, ठीक है, मुख्य तौर पे 3 ऐसी जेट होती हैं कि जो सनातनी जेट है, यानी जो एक ही दिशा में, वर्षों से एक ही दिशा में वो हमेशा चलती रहती है, एक ही अक्षांश में। पहली जेट है शीतोष्ण जेट, जो कि 23 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में चलती है। इसी के बीच में ये शीतोष्ण जेट जो है प्रवाहित होती है। एक दूसरी जेट जो होती है 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में चलती है, और एक तीसरी होती है 90 डिग्री के आसपास चलती है, वो ध्रुवीय जेट लोग बोलते हैं। ठीक है, इन 3 जेट के अलावा 2 ऐसी जेट हैं जो मौसमी जेट हैं, यानी एक मौसम से दूसरे मौसम में वो निर्मित होती है। उसी में एक जेट है पूर्वी जेट और एक जेट है पार विषुवतीय जेट। एक पूर्वी जेट और एक है पार विषुवतीय जेट। पूर्वी जेट का संबंध भारतीय मानसून से, इसका उत्पत्ति जो होती है वो तिब्बत के पठार के आसपास होती है। अब चूंकि तिब्बत का पठार भारतीय उपमहाद्वीप के अगल बगल के क्षेत्रों में है, तो जाहिर सी बात है कि भारत के क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में भी इसका प्रभाव महसूस करेंगे। और इसका प्रभाव मानसून पे जो भारत में आता है उस पर व्यापक तौर पर रहता है। जो इसका पूर्वी जेट, पार विषुवतीय जेट जो बनती है अफ्रीका के पास बनती है, जहाँ पे पार विषुवतीय जेट के कारण, जहाँ भी आप ITC जेट में देख रहे थे कि 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य में क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक कोण क्रॉस कर जाती है, इसको विषुवत रेखा, तो इसीलिए क्रॉस कर जाती है क्योंकि वहाँ पे पार विषुवतीय जेट चलती है, इसका भी योगदान उस क्रॉस करने में रहता है। लेकिन जो पूर्वी जेट है, ठीक है, पूर्वी जेट इसीलिए बनता है क्योंकि जो आपका तिब्बत का पठार है, ये अमूमन इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, तो 4 से 5 किलोमीटर, यानी 4000 से 500 मीटर, 5000 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई, यानी काफी ऊंचा है। अब क्योंकि पठार है तो सपाट, और वहाँ की चट्टानें इस प्रकृति की हैं कि वो अपने आसपास के प्रदेशों से ज़्यादा उष्मा का अवशोषण करती है। और जहाँ पे भी ऐसी स्थिति होगी, जो भी क्षेत्र ऐसा होगा कि जहाँ की चट्टानें ज़्यादा उष्मा का अवशोषण करेंगी, वहाँ पे क्या होगा, हवाएं हल्की होकर और ऊपर के ऊपर उठ के कहीं न कहीं गिरेंगी, वो हवाएं नीचे की तरफ उतरेंगी। तो ये हवाएं क्या करती हैं, तिब्बत के पठार के आसपास से गिर के, तिब्बत के पठार के आसपास के क्षेत्रों से, नहीं, तिब्बत का पठार कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तिब्बत का पठार जो आपका होगा इसी क्षेत्र में तो होगा ये। यहाँ से हवाएं क्या होती हैं, हल्की एवं नमी हवाएं सीधे उठती हैं और विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में आके नीचे उतरती हैं। इसकी एक शाखा जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रायद्वीपीय भाग के क्षेत्र में, यानी दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग के आसपास में, ये क्षोभमंडल में उसके प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न करती है कुछ दिन के लिए। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में कुछ दिन के लिए मानसून ब्रेक की स्थिति होती है, कई जगह पे रेन वृष्टि क्षेत्र भी बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पूर्वी जो दूसरी जो शाखा गिरती है यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि जो हवाएं इधर से इधर की तरफ आने वाली थी दक्षिण पश्चिम की मानसून के रूप में, उनको और मजबूती प्रदान कर देता है। जैसे ITC जेट यहाँ की निम्नता को मजबूत करता है, उसी तरीके से ये हवाएं आके यहाँ से नीचे उतरती हैं और उत्तरित होती हैं,
ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इन मानसूनी पवनों को ज़्यादा फल मिल जाता है इधर की तरफ आने के लिए, ढकेल देती है एकदम से, तो तेजी से भारत में मानसून का आगमन होता है। लेकिन मानसून की वापसी जो होती है उसमें तेजी नहीं होती, आराम का होती है, उसमें इन सब का जेट वगैरह का प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में आ जाता है और तिब्बत का जो पठार ज़्यादा उष्मा ग्रहण करता था उसकी उष्मा भी अब धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि सूर्य उत्तरायण की दिशा में आते हैं, इन क्षेत्रों में चमक रहा है जो लगे। तो इस कारण से पूर्वी जेट जो है उसका प्रभाव भारत के मानसून के संदर्भ में देखा जाता है, समझिए। देखो समझ जाओ, थोड़ा जटिल है, जो हम एक बार में नहीं समझ पाए तो हम कैसे आपको परीक्षा करेंगे, एक बार में समझ जाओगे। ये तो बहुत सरल है। अभी आप लोग भारत के भूगोल में कोई चीज़ नहीं है, एल नीनो ला नीना जब आप पढ़ेंगे दिमाग आपका फटने की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। निकालो तो फट भी सकता है दिमाग के कमजोर लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब उसमें आपको दक्षिणी अमेरिका के पेरू तक वहाँ पे किस प्रकार का जल पाया जाता है, वहाँ पे किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे कौन सा पाया जाता है, क्या घटना होती है, हिंद महासागर के क्षेत्र में कौन सा क्या घटना होती है, उसके बाद भारत में क्या क्या घटना होती है, क्योंकि पूरी घटनाओं को विश्लेषण कराया जाता है उसमें, ठीक, कहाँ पे कौन सी घटना होती है, तो कहाँ पे इस दिशा से इस दिशा की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं, ठीक। उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए एल नीनो और ला नीना अच्छे अच्छे भूगोल विदों को नहीं पता होता, ठीक है, एग्जैक्ट में कोई नहीं बता पाते हैं भैया ये चीज़ ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप ध्यान लगाएं तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर भारतीय मानसून की बात है, पूर्वी जेट, IT जेट, ये तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। हम लोग इसीलिए थोड़ा धीमे भी पढ़ाए हैं मानसून वाला चैप्टर, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो हम लोग को ऐसा ना लगे कि ये गुरु जी पढ़ा के कर गए हमको पता ही नहीं चला। अब इतना धीमे पढ़ाने को अगर नहीं आए तो फिर थोड़ा सा आप लोग रिविजन वगैरह कीजिए, और कुछ क्या हो क्या करेंगे, इतना पढ़ाने में समझ में ना आए तो ये तो नहीं कर सकते हैं कि यही पढ़ जाइए, यही कहेंगे जाके रिवीजन कीजिए बढ़िया से, और फिर 2-3 बार उसको आप पढ़ेंगे तो स्वतः ही समझ में आ जाएगा, समझिए। हाँ, और एक बार समझ में आ गया तो फिर जाएगा भी नहीं, ठीक है। वो आप समझ लेगा, आपको रात में सोते हुए कोई अगर पूछ लेगा ये बताओ ITC जेट क्या है, तो आप पता ले जाएंगे कि हाँ ये है ITC जेट, भारतीय मानसून के संबंध में है, ठीक है। स्पेस का प्रभाव रहता है, यानी जहाँ पे व्यापारिक होने, यानी दोनों गोलार्धों की व्यापारिक होने एक दूसरे से मिलती हैं या अभिसरण करते, भूगोल की भाषा में करते हैं अभिसरण करते, तो उसको हम लोग ITC जेट की संज्ञा देते हैं। या एक निम्न दाब का केंद्र होता है जिसका विस्थापन ग्रीष्म ऋतु के समय भारतीय महाद्वीप में 20 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। इसका प्रभाव भारत में 2-3 रूपों में देखा जा सकता है। मैं लिखवा दिया 2-3 रूप इन पवनों को आकर्षित करता है अपनी तरफ, भारत में मानसून भेद की दशा भी कई बार उत्पन्न करता है। बहुत सारे 3-4 तथ्य मैंने आपको लिखवा दिए, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी बहुत आसानी से, समझिए। लेकिन उसकी शर्त ये है कि यहाँ भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझिए, तो घर पे भी जाके एक बार रिविजन करिए। तो सबसे टफ चैप्टर है, इसके बाद बिल्कुल हलवा, समझिए, इसके बाद बिल्कुल हलवा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं तो जोर लगाना पड़ता है, मुँह में डाले अपना स्वाद आराम ले रहे हैं, खा रहे हैं, है नहीं। हलवा, पूरी और खीर ये सब होता है नहीं, बढ़िया सब्जी हैं, ये सब मेरे खाते में आज उतनी मेहनत करना पड़ता है, इसको भी उठा के मुँह में डालना पड़ता है, एक मेहनत तीसरे नहीं आता है, हाथ से उठाओ फिर मुँह में डालो फिर चमचों में खाओ, ये सब थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस है। तो वैसा तो है नहीं कि मुँह में ही पानी में डाल के तो डाल दिया जाए तो कोई बन जाए, बनेगा तो बनता नहीं है नहीं, मुँह नहीं रहेगा पानी खाएंगे। चलिए आगे, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, लिखेंगे तो समझ जाएंगे आप परेशान। चलिए, दाढ़ी पूर्वी जेट एवं भारतीय मानसून या भारतीय मानसून एवं पूर्वी जेट। जेट होने आप समझ गए होंगे, मैंने मोटे तौर पे बता दिया क्योंकि फिजिकल लेवल पे का पार्ट है, बड़ा पार्ट है, उसको उसमें घुसेंगे तो फिर पूरा टॉपिक पढ़ाएं, लेकिन मैंने सारे टॉपिक को एक मोटे तौर पे बता दिया है कि कहाँ से कहाँ पे होने चलती हैं। तो इसमें जेट कोनों में एक कथा भी प्रचलित है। ये कथा क्या है, इसका जब शुरुआती दौर में अनुसंधान होने की जो है, हाँ शुरुआती दौर में जब इसका अनुसंधान हुआ जेट कोन के, ये 1950 के बाद की स्थिति है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास के दिनों में अमेरिकी जहाज
जापान में जब बमबारी करने लगते थे तमाम जेट, उनकी गति जो होती थी वो कम होती थी। जब बमबारी करके वापस होते थे तो उनकी गति एकाएक बढ़ जाती थी। बाद में अमेरिका की सेना है, लेकिन उस चीज़ को अनुभव किया कि कैसे होता है कि हम जाते तो जो है स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, ईंधन की भी खपत कम होती है। जैसे पीछे से कोई धकेले आपकी गाड़ी को तो स्वाभाविक तौर पर आपके इंजन पे भार कम पड़ेगा। लेकिन तो बाद में इस पर रिसर्च किया गया, धीरे धीरे सिद्ध कब हुआ 1939 45 ऐसे तो है ना। लेकिन 1953 में जो शोध अनुसंधान हुआ कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो पता चला कि आपके क्षोभ मंडल में 7 से 14 किलोमीटर के मध्य में कुछ पौनें प्रवाहित होती हैं। उन पौनों के कारण ही वो पौने कैसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है हमेशा। तो इसीलिए जेट यानों की गति जो है एक बार ज़्यादा कम होती है, बार बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन पौनों की खोज इसी संदर्भ में हुई थी। ठीक है, तो जेट पौने अगर आप लोग जाएंगे तो एक बार इसके लिए थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ जाएंगे, बहुत आसान है, उसमें है नहीं बात। चलिए आप जानिए। तो जो पूर्वी जेट है ये तो स्थानीय मौसमी जेट है, मौसम में बनता है दूसरे बिगड़ जाता है, वो सब सनातनी जेट है। लेकिन तो पूर्वी जेट के बारे में लिखिए थोड़ा सा। देखिए पूर्वी जेट की उत्पत्ति, पूर्वी जेट की उत्पत्ति, पूर्वी जेट की उत्पत्ति तिब्बत के पठार के गर्म होने से होती है। तिब्बत के पठार के गर्म होने से होती है। तथा इस जेट की खोज भारतीय वैज्ञानिक कोटेश्वरम भारतीय वैज्ञानिक तथा ये इंडोनेशिया के वैज्ञानिक, इंडोनेशिया, कोटेश्वरम भारतीय तथा इंडोनेशिया के वैज्ञानिक हैं। तो ये लोग पूर्वी जेट के संबंध में शोध अनुसंधान की कि ऐसी क्या बात है, लेकिन तिब्बत के पठार से कौन सी हवा कहाँ चलती है, तो उस संबंध में इन्होंने शोध किया। इंडोनेशिया के एन और भारतीय विद्वान कोटेश्वरम, ठीक है, तो उन्होंने इसकी खोज की। तो आगे लिखिए, कहते हैं इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक कोटेश्वरम एवं एन ब्रैकेट में इंडोनेशिया ने की थी। तिब्बत का पठार प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है। 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 बताते हैं क्या है। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है तथा इसका एल्बिडो बहुत कम है। तथा इसका एल्बिडो बहुत कम है। एल्बिडो गए सारे शब्दों को सर्च कीजिएगा, ये सब शब्द क्या है। इसका एल्बिडो बहुत कम है। एल्बिडो बहुत कम है अर्थात यह हीट सिंक जोन का कार्य करते हैं। हीट सिंक जोन, हीट सिंक जोन का कार्य करते हैं। ये SIN के लिखा है। हीट सिंक जोन का कार्य करते हैं, यानी उष्मा अभिगम क्षेत्र। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए हिंदी में। हीट सिंक जोन ब्रेकअप हिंदी में लिख लीजिएगा। उष्मा
अभिगम उष्मा अभिगम क्षेत्र यहीं पे लिख दे रहा हूँ। उष्मा अभिगम क्षेत्र हीट सिंक जोन को हिंदी में वो अंग्रेजी में, ये तो आपको दोनों शब्द पता होते हैं। अर्थात हीट सिंक जोन की तरह कार्य करता है या व्यवहार करता है। पूरा वाक्य क्या लिखते हैं? का कार्य करता है। हाँ, वो कार्य करता है, ठीक, का कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। यानी इसकी मूल बात जो है, किसी भी स्थान का एल्बिडो कम होने का सीधा अर्थ है कि वो जितनी उष्मा प्राप्त करता है किसी भी स्रोत से, उसको वापस बहुत कम मात्रा में करता है। आपकी यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एल्बिडो क्या है, या एल्बिडो के संबंध में एक दो कथन बना देगा। यानी ऐसा स्थान है कि जो उष्मा का उपयोग जो है, उसका भंडारण जो है ज्यादा कर देता अपने पास में। क्या है? प्री कैम्ब्रियन चट्टानें। प्री कैम्ब्रियन चट्टानें क्या है कि सबसे प्राचीन काल की चट्टानें, भूगर्भिक समय काल है, उसमें सबसे प्रारंभिक समय की चट्टान क्या होते हैं? प्री कैम्ब्रियन चट्टान। प्री कैम्ब्रियन समय काल है भूगोल में, यानी शुरुआती दौर में पृथ्वी बन रही थी उस समय की चट्टानों से बना हुआ प्री कैम्ब्रियन चट्टान। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की विशेषता ये है कि वो उनका एल्बिडो कम है, यानी जितना उष्मा का अवशोषण वो ज्यादा करती है, ठीक है, जितना उनको प्राप्त होता है उष्मा, उसको वापस बहुत कम मात्रा में करती है, बहुत कम अनुपात में उसकी वापसी करती है। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि अगर वापसी कम करेंगे तो गर्म ज्यादा होंगी, और कोई भी चट्टान ज्यादा गर्मी प्राप्त करती है, उष्मा प्राप्त करती है, तो वहाँ पे संवहन धारा का विकास होता है। संवहन धारा का मतलब हो गया, मान लो ये तिब्बत का पठार, ये हीट सिंक जोन का या एल्बिडो इसका कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ की जो हवाएं होंगी वो गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर हल्की होंगी, ठीक है। किसी भी स्थान पे अगर ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है तो हवाएं वहाँ की हल्की हो जाएंगी और ऊपर की ओर उठेंगी। जब हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी और एक धारा बन जाएगी, इधर की इधर की। इसी को बोलते हैं संवहन धारा, ठीक है। संवहन धारा के रूप में हवाएं जो है इन सारे क्षेत्रों में अवतरित होंगी। अब ये जिन क्षेत्रों में हवाएं नीचे की ओर उतरेंगी, उन क्षेत्रों में क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। वर्षा इसलिए नहीं होगी तो ये हवाएं उतरती हैं 23 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में ये हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं। कोई भी हवाएं जहाँ पे हवाएं उतरेंगी उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, दोनों में दुनिया के जितने मरुस्थल हैं वो 23 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में सब विकसित हैं। 23 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में सारे मरुस्थल दुनिया में पाए जाते हैं। यूपीएससी में 2013 में मेंस में क्वेश्चन बनाया था कि क्या कारण है कि दुनिया के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 23 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो उन कारणों में यही सारे कारण जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है? हवाओं का अवतलन होता है। अवतलन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं उतरती हैं। और वर्षा होने के लिए क्या जरूरी है? हवाओं का नीचे से ऊपर की तरफ जाना जरूरी है। जिन क्षेत्रों में हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगी वहां पे वर्षा नहीं होगी, आप जान लीजिए। और जिन क्षेत्रों में हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ उतरेगी, विश्वत रेखीय प्रदेशों में ज्यादा तापमान होता है, वायुदाब होता है, और वहाँ पे हमारे ऊपर की तरफ होते हैं, बादल बनता है, सब वहीं वर्षा होगी। या आस पास के क्षेत्रों में जहाँ पे पर्वत है, उन पर्वतों से जाके टकरा के संघनन होता है और बादल बनते हैं, वर्षा होती है, ठीक है। तो पूर्वी जेट में जो धाराएं बनती हैं प्री कैम्ब्रियन का होने के कारण, या संवहन धाराओं का विकास होता है, ठीक है, वो संवहन धाराओं के रूप में अवतरित कहाँ हो जाता है? कहाँ हो जाती हैं? ये आपका अवतरित होती हैं इन क्षेत्रों में। यहाँ भी वर्षा नहीं होती, लेकिन यहाँ के वायुदाब को जो है, जो हाई प्रेशर बना था, उसको ये बढ़ा देती है, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ा देती है, तो ये हवाएं और तेजी से इस दिशा की ओर बढ़ने लगती हैं। यही योगदान इसका है। तो लिख लो आगे, एल्बिडो कम है अर्थात यह हीट सिंक जोन का कार्य करते हैं। इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, यानी तिब्बत का पठार, इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है, तथा ऊंचाई
4 से 5 किलोमीटर के मध्य में है तथा ऊंचाई 4 से 5 किलोमीटर के मध्य में है। इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा ऊंचाई 4 से 5 किलोमीटर औसत है। कितना हो गया? हो गया? बहुत कष्ट में आप लोग हैं, सबका चेहरा उदास है, रोने की स्थिति में है, ठीक है, उनको भी दुख है, ठीक है। हमारी इधर से थोड़ा बहुत हवा आती जाएगी, ठीक है, तो हमको ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्यों, ठीक है। किसी को पानी नहीं कीजिएगा तो पानी नहीं किया कीजिएगा, हाँ नहीं बेहोश हो जाएंगे, पता लगे। छोड़ दें? बहुत तेज कोई काम नहीं, बहुत अब लोग क्या इच्छा है? हैं? बढ़ा दीजिए सर। बढ़ा दें, इसको खत्म कर दें? आधे घंटे लगेगा इसको खत्म कर दें, तब तक आप लोगों से आप लोग बेहोश हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको आज यहीं पे हम लोग देते हैं छोड़, ठीक है, बाकी का हम लोग देखते हैं, ठीक है।